Good morning students, welcome you all on digital platform of ASP Institute. I am your biology mentor मीनाक्षी शर्मा और आज हम आपके एग्री बायो का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि सेकंड चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी को हम बेसिकली देखिए 2 स्टेप्स में पढ़ेंगे। आपकी किताब में से एक ही चैप्टर में दिया हुआ है, लेकिन आप सीबीएसई या राजस्थान बोर्ड की एनसीईआरटी उठाते हैं तो वहाँ पर 12th क्लास की एनसीईआरटी में चैप्टर को 2 भागों में दिया गया है। एक में तो क्या बताया गया है, इसका संक्षिप्त इतिहास, महत्व वगैरह बताए गए हैं और नेक्स्ट क्लास के अंदर इस एप्लीकेशन को यूज़ कैसे किया जाता है या डेली लाइफ में हम कैसे यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में बताया गया है। लेकिन आपकी किताब में दोनों ही चैप्टर्स को एक ही चैप्टर के अंदर क्या कर दिया गया है, कंबाइन कर दिया गया है। तो हम एक एक करके इसको देखेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, हाँ जी, सबसे पहले हम देखेंगे कि जैव प्रौद्योगिकी है क्या। पहले हम डेफिनेशन को पढ़ेंगे और उसके बाद में हम डेफिनेशन को समझेंगे। लेकिन देखिए एग्री बायो में हम जो भी कुछ कर रहे हैं, हमने इससे पहले प्लांट ब्रीडिंग यानी कि पादप प्रजनन चैप्टर पढ़ा था, जिसमें भी हमने क्या करा था कि पादपों को अपने वांछित लक्षणों को ध्यान में रखते हुए, अपने इच्छित लक्षणों को ध्यान में रखते हुए पादपों के बीच में प्रजनन करवाया ताकि उनसे जो नया पादप बने उसमें वो सारे लक्षण हो जो कि हम अपने पादप में चाहते हैं। सेम यहाँ पर हम करेंगे। यहाँ पर थोड़ा जीव विज्ञान और थोड़ी टेक्नोलॉजी, इन दोनों को मिलाकर एक नई ब्रांच बनाई गई बायोटेक्नोलॉजी, जहाँ पर आप क्या करेंगे, किसी भी जीव के जीन प्रारूप के अंदर यानी उसकी जीन को ही क्या कर देंगे, बदल देंगे अपने इच्छित लक्षणों को प्राप्त करने के लिए। क्योंकि जीव की यहाँ पर जीव की जीन को बदल रहा है तो जीवन आ गया बायो, और कुछ औजार वगैरह भी हमें यहाँ पे, जिसे हम कहते हैं ना लोकल भाषा में औजार पाती की जरूरत भी पड़ेगी। तो औजार पाती की जरूरत किस में पड़ती है, टेक्नोलॉजी में पड़ती है। बायो में काहे की औजार पाती, लेकिन यहाँ जरूरत पड़ने वाली है। तो इन दोनों को मिलाकर हम अपने इच्छा के क्या बनाएंगे, कुछ जीन प्रारूप बनाएंगे जिससे हमारी इच्छा के अनुरूप हमें क्या मिल सके, लक्षण मिल सके। तो देखिए बेटा, जैव प्रौद्योगिकी में विज्ञान एवं अभियांत्रिकी, देख लीजिए आ गया दोनों, विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के सिद्धांतों का उपयोग करके जैविक कारकों की सहायता से मानव के लिए उपयोगी उत्पादों का क्या किया जाता है, सृजन किया जाता है। देखिए बेटा आ गया ना कि जैविक कारकों की सहायता से विज्ञान और अभियांत्रिकी को एक करके आप क्या कर रहे हो, जैविक कारकों की सहायता से मानव के लिए उपयोगी उत्पादों को बना रहे हो। जैविक कारक जैसे कि सूक्ष्म जीव, कोशिकाओं और उनके अवयवों को नियंत्रित उपयोग से मानव के लिए उपयोगी उत्पाद व सेवाएं प्रदान की जा रही है। तो देखिए बेटा, बायोटेक्नोलॉजी में सूक्ष्म जीव और जिसमें भी जीवाणु आपके बहुत काम आने वाले हैं। छोटी छोटी कोशिकाएं आपके पास बहुत काम आएगी, उनके अवयव जैसे कोशिका में रहा होने वाला डीएनए, प्रोटीन, इन सब आपको बहुत बहुत काम आने वाले हैं, है या नहीं है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए हम बात करें, अगर पहले हम एक बार समझ लेते हैं कि है क्या, है ना, पहले समझ लेते हैं फिर हम और आगे बढ़ते हैं इसके बारे में, पादप में या इसके इतिहास में। तो देखिए होता क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम चाहते हैं, हमको पता चला कि हम एक छोटा सा एग्जाम्पल, पहले लोकल एग्जाम्पल लेते हैं क्योंकि आप सब लोगों को ना लोकल एग्जाम्पल बड़े समझ में आते हैं। मान लीजिए हमारे पास में एक दंपति आए, कौन आए, एक दंपति। इन दंपति ने हमें कहा कि भाई हमें जो हमारा बेबी हो ना, हमारी संतति हो, उसकी आंखें तो कैसी चाहिए, नीली, है या नहीं। एक दंपति आए, नर व मादा, और इन्होंने बोला कि हमें हमारा बच्चा कैसा चाहिए, हमें हमारी जो संतति है वो कैसी चाहिए, नीली आंखों वाली। इनकी इच्छा है, ये इनकी इच्छा, पैसे वाले लोग हैं भाई, कुछ भी बोल सकते हैं। तो इनकी संतति कैसी होनी चाहिए भाई, नीली आंखों वाली या ब्लू आइज वाली होनी चाहिए। लेकिन इन दोनों की ही पास ये नीली आंखों वाली जीन नहीं है नहीं है, कोई नीली आंखों वाली जीन इनके पास में है ही नहीं। अब क्या किया जाए, वैज्ञानिकों ने या डॉक्टर्स ने पता किया भाई जो पिता है इसके पास में भी, इसके पास कौन सी आंखों की जीन है, काली आंखों वाली जीन है, मान लीजिए काली आंखों की जीन है। और जो माता है, इस माता के पास के अंदर क्या है, भूरी आंखों वाली जीन है। अच्छे से समझेंगे है ना, भूरी आंखों वाली जीन है। अब क्या किया जाए, तो देखिए क्या किया जाएगा। अब नीली आंखें चाहिए, बहुत सारा पैसा देने के लिए तैयार है मेडिकल साइंस को, बट हमारी बेबी की आइज़ कैसी होनी चाहिए, ब्लू। शौक बहुत बड़ी चीज़ है भाई, लोगों के अंदर बहुत कुछ वो है। तो देखिए अब इनके अंदर क्या गया, डॉक्टर इनको बताया कि देखिए ना तो आपके पास में नीली आंखों की जीन है, ना ही आपकी वाइफ के पास में है,
इस कंडीशन में अब क्या किया जाए, ये हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये कहीं फ़ायदा नहीं देने वाला है, ये सिर्फ इन कपल्स को फ़ायदा दे रहा है, लेकिन देखिए कि एग्जाम्पल को समझिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके बीच में निषेचन की प्रक्रिया के द्वारा क्या बनाएंगे, इनका युग्मनज बनवा देंगे, जो कि क्या होगा बेटा, इनका जाइगोट या युग्मनज, आप कुछ भी बोलिए, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लिख देती हूँ। और जाइगोट या युग्मनज जो होता है, मैं इसे अच्छे से यहाँ लिख देती हूँ, तो इनमें लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया के द्वारा हमने क्या बनवाया, इनका युग्मनज बनवाया, युग्मनज, जिसे आप क्या कहते हैं, जाइगोट। और ये जो जाइगोट होता है ये कैसा होता है बेटा, एक कोशिकीय होता है। अब क्योंकि ये तो माता पिता से बना है और उनके युग्मकों से बना है, तो सीधी सी बात है, या तो इसके अंदर काली आंखें आएगी या भूरी। अब हमने ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढा जिसके पास में एक नीली आंखें थी, मान लीजिए ये एक्स पर्सन है, इस एक्स पर्सन के पास में क्या है, ब्लू आइज की जीन है। अब बस हम क्या करेंगे, इस एक्स पर्सन के डीएनए को लेंगे और उस डीएनए में से हम एक खंड निकाल लेंगे, वो खंड डीएनए का जो कि नीली आंखों के लिए उत्तरदायी है या नहीं है। तो डीएनए का कोई खंड जब किसी लक्षण को कंट्रोल या नियंत्रित कर रहा होता है, उसे ही हम जीन कह देते हैं। तो ये खंड हम निकाल कर ले आएंगे और ये खंड ऐसे हम निकाल कर लेकर आ गए। अब इस खंड को हमें कहाँ डलवाना है, इस जाइगोट के अंदर डलवाना है। तो इस जाइगोट में से इसकी खुद की आंखों वाला सेगमेंट तो हम हटा देंगे, है या नहीं है, और इसकी सेगमेंट हटाकर यहाँ पर ये नीली आंखों वाला जो डीएनए है इसे हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। और उसी के साथ में अब ये जाइगोट जब मल्टीपल यानी बहुविभाजन करके एक भ्रूण और भ्रूण से एक पूरे छोटे बच्चे के अंदर डेवलप होगा, तो उसके अंदर आंखें कौन सी आएगी, नीली। तो देखिए बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से आपने जीन में परिवर्तन करके अपनी इच्छित जीन वाली संतति को यहाँ पर पैदा कर लिया है। ये तो एक एग्जाम्पल था, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी में आप विज्ञान और अभियांत्रिकों को इस्तेमाल करके जीनों के अंदर परिवर्तन करके अपने इच्छित लक्षण वाले जीव बनाते हैं, ताकि हम उन्हें मानव के लिए क्या बना सके, उपयोगी बना सके। तो ये छोटा सा सिर्फ आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल था कि बायोटेक्नोलॉजी में होना क्या है, लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं है। देखिए आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर व्यक्ति, इसकी एक्स कलर की ब्लू आइज थी, इसकी सेल के अंदर जाओगे तो सेल को तोड़ना पड़ेगा, फिर अंदर डीएनए को जाओगे, ये डीएनए का खंड काट कर लेकर आए, इसे काटना पड़ेगा, फिर इसे एक वाहक के द्वारा, यहाँ पर एक वाहक लगेगा आपका, इस वाहक के द्वारा इसमें पहुँचाना पड़ेगा, फिर ये यहाँ पर भी इसके डीएनए के अंदर इसको चिपकाना पड़ेगा, इसके खुद के डीएनए को खंड को तोड़ोगे, फिर आप जो इच्छित जीन लाए हो उसको उसमें चिपकाओगे, फिर इसकी बहुत सारी कॉपी बनाओगे। तो ऐसी बहुत सारी प्रोसेसेस यहाँ पर चलेगी। तो जितना आसानी से इसे हमने एक लाइन में समझा दिया ना, ये उतनी आसान तरीके से समझने वाली टेक्निक भी नहीं है, इसमें आपको बहुत सारे औजार लगेंगे, बहुत सारे टूल्स लगेंगे। तो चलिए पहले हम इसकी किसको जान लेते हैं, पहले हम इसके बेसिक को जान लेते हैं, फिर हम बात करते हैं आगे। तो देखिए पादप जैव प्रौद्योगिकी, सही बात है, हम लोग एग्री बायो से हैं तो हम क्यों ना वहाँ उपयोग पढ़े जहाँ में इसका उपयोग आने वाला है, हम जंतु जगत में क्यों जाएं। तो देखिए जब जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग पौधों में आनुवांशिक सुधार या उनके निष्पादन में सुधार आदि के लिए किया जाता है, तो उसे पादप जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। सही बात है। मान लीजिए भाई आपका गेहूं है या आपका गन्ना है, उसका डंडा तो बहुत मोटा है लेकिन वो मीठा नहीं है। एक कहीं जगह पर जो गन्ना है उसका डंडा पतला है लेकिन बहुत मीठा है। हम तो चाहते हैं कि इन दोनों की एक गन्ने में से हम उसका जो स्टेम है, जो तना है, उसके मोटेपन की जीन, और एक दूसरे गन्ने में से जिसका मीठापन बहुत ज़्यादा है, उस मीठेपन की जीन को मिलाकर हम एक नया गन्ना बनाना चाहते हैं जिसमें दोनों चीज़ें हो। और ये हम किसकी हेल्प से कर पाएंगे, बायोटेक्नोलॉजी से। तो पादपों के अंदर उनके आनुवांशिक या जीन प्रारूप में परिवर्तन करके या उनके अंदर सुधार करके उन्हीं की नई प्रजातियां बनाना जो कि हमारे लिए उपयोगी हो, वो किस में आ जाती है, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आ जाती है। चलिए हम प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के बारे में जाने आगे और समझे आगे। इससे पहले हम क्या समझ लेते हैं, इसके इतिहास को समझ लेते हैं। तो देखिए आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा वांछित जीन को किसी भी जीव से किसी अन्य जीव में स्थानांतरित करना। ये देख लीजिए, अभी आपने देखा यहाँ पर, सॉरी, किसी भी वांछित जीन को, ये नीली आंखों वाली जीन थी, इसे किसी भी जीव द्वारा, इस एक्स जीव के द्वारा हमने ये जो दंपति थे इनके जाइगोट में क्या कर दिया, स्थानांतरित कर दिया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, और
बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, तो बस यही कह रहा है, अनुवांशिकी अभियांत्रिकी द्वारा वांछित जीन को किसी भी जीव से किसी अन्य जीव में स्थानांतरित किया जा सकता है जहां वह जीन अपने अभिव्यक्ति करके उपयोगी उत्पाद बनाती है या नहीं है। तो देखिए आप जीन को यहाँ पर क्या करेंगे, स्थानांतरित करेंगे। आगे समझिए, जब मनुष्य सूक्ष्म जीव में उनके उपयोग के बारे में नहीं जानता था, उस टाइम पर भी हम कहीं ना कहीं जैव प्रौद्योगिकी को इस्तेमाल कर रहे थे। बिल्कुल सही बात है, हमें पता भी नहीं था कि हम एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और लेकिन हम इस्तेमाल कर रहे थे। अभी आपने कहा जीव अभियांत्रिकी में आप सूक्ष्म जीवों, कोशिकाओं व उनके उत्पाद या घटकों को आप क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और ऐसा आप कर रहे हो। आपके सभी के घर में दूध जमाया जाता है दही बनाने के लिए। तो जब आप दूध जमाते हो तो उसमें थोड़ा सा दही डाल देते हैं, जिसे हम नॉर्मल भाषा में जामन कहते हैं। तो जो जामन होता है वो दही है, उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, और उन सूक्ष्म जीव का नाम होता है, अगर मैं आपको बता दूं तो लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस लैक्टाई। तो ये जो लैक्टोबैसिलस लैक्टाई है ना, ये क्या होता है, ये एक ऐसा सूक्ष्म जीव होता है जिसकी सहायता से क्या जमता है, दही जमता है। इसके अलावा सिरका बनाने के अंदर, शराब को तो क्या करके जाता है, फर्मेंटेशन करके किया जाता है, यानी सड़ाकर उसका किण्वन करके किया जाता है। और ये कवक होती है बेटा, कौन सी कवक होती है, कवक जिसे आप क्या कहते हैं, फंगाई कहते हैं। एक कवक आती है आपके पास में सैक्रोमाइसी सर्विसी, ये एक क्या आती है आपके पास में, कवक आती है, जिसकी सहायता से आप क्या करते हो, अंगूरों को, ज्वार को, इनको बारले को, इनको सड़ाकर क्या बनाई जाती है, शराब बनाई जाती है। तो देखिए हमें पता भी नहीं था कि हम एक तरीके से बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कई सालों से हम इन टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं और इनसे हम उत्पाद बना रहे हैं जो कि हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा उपयोगी है। आगे की तरफ चलिए, सूक्ष्म जीवों की प्राकृतिक क्षमताओं का उपयोग करके तैयार की गई तकनीक को प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी के रूप में जाना जाता है। सही बात है बेटा, हमने इन सूक्ष्म जीवों की क्षमता को, लैक्टोबैसिलस लैक्टाई क्या करता है, दूध को डाइजेस्ट करता है, मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के अंदर उसको दही में बदल देता है। देखिए कितना अच्छा हुआ। ये कवक जो है, ये आपके जो अंगूर है या जिससे आप शराब बना रहे हो उसे सड़ा देती है और उससे अल्कोहल बन जाता है। तो देखिए इनकी क्षमताओं का उपयोग करके आप अपने लिए उपयोगी चीज़ बना रहे थे प्राचीन काल में, और क्योंकि आप सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल कर रहे थे तो वहाँ पर इसे क्या बोल दिया गया, प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी। सूक्ष्म जीवों की प्राकृतिक क्षमताओं का उपयोग करके एसीटोन, ब्यूटेनॉल, सिट्रिक एसिड, पेनिसिलिन, एक एंटीबायोटिक है, आदि का व्यापारिक उत्पादन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भी किया जा रहा था। बिल्कुल सही बात है, तो बहुत सारी एंटीबायोटिक भी उस दौरान बनाई जा रही थी। अब देखिए, अब आपके पास में आती है नवीन जीव प्रौद्योगिकी। नवीन जीव प्रौद्योगिकी ने कहा क्या कि हमें तो पूरा का पूरा सूक्ष्म जीव नहीं चाहिए, या हमें पूरा का पूरा किसी जीव का डीएनए नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ वो लक्षण जिसके लिए हम चाहते हैं कि हमारे जीव के अंदर आए उसका जीन चाहिए बस हमें। तो यहाँ पर आप क्या किया, यहाँ पर आइए ना, वापस से पीछे की तरफ आते हैं। आपको इस एक्स व्यक्ति का पूरा डीएनए नहीं चाहिए था, आपको सिर्फ इससे ये नीली आंखों वाली क्या चाहिए थी, जीन चाहिए थी। बोलो बात समझ में आ रही। और इस जीन को आप वाहक के अंदर डालोगे तो वाहक के डीएनए के साथ में उसे मैच करोगे, फिर उसके बाद में आपने इसे युग्मनज में डाला। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप दो भिन्न भिन्न डीएनए को आपस में एक दूसरे से क्या कर रहे हो, जोड़ रहे हो, और जोड़ने को ही आप क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेशन बोलेंगे। तो यहाँ पर एक नई चीज़ को यूज़ किया गया, पुनर्योजन को या रिकॉम्बिनेशन को। दो अलग अलग जीवों, एक हमें जिसमें वो जीन चाहिए और दूसरा जिस जीव में वो जीन मिली है, इस जीन को या डीएनए के इस खंड को लाकर हमारे जिस संतति को हम विकसित करना चाहते हैं उसके डीएनए में फिट कर देना। तो दो अलग अलग डीएनए यहाँ पर क्या हुए, जुड़े हैं, पुनर्योजन हुआ है उनका। उस टेक्निक का हम जैव प्रौद्योगिकी में बहुत सारा इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, पुनर्योजन डीएनए तकनीक ये आपकी एक नई तकनीक है, यानी कि यहाँ आप पूरे सूक्ष्म जीव को इस्तेमाल नहीं कर रहे, उसकी जो आपकी वांछित जीन है उस डीएनए के सेगमेंट को या उस खंड को आप क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पुनर्योजन डीएनए तकनीक द्वारा किसी भी जीव से इच्छित जीन को किसी अन्य जीव में स्थानांतरित किया जा सकता है। उदाहरणार्थ
मानव में इंसुलिन उत्पादन को कोडित करने वाली जीन को ई कोलाई बैक्टीरिया में स्थानांतरित करके उत्पादित इंसुलिन का मधुपेय के रूप में उपयोग हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। देखिए बेटा, मान लीजिए ये कोई एक्स पर्सन है, ये एक्स व्यक्ति है और इस व्यक्ति को क्या हो गई है, इस व्यक्ति को हो गई है डायबिटीज। डायबिटीज़ के अंदर क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन का बैलेंस बिगड़ जाता है और उसकी वजह से क्या हो जाता है, रक्त के अंदर जो शर्करा है या शुगर है उसका लेवल क्या होने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है। यानी आपका रक्त गाढ़ा भी होने लग जाता है। आप ये भी कह सकते हैं कि रक्त में शर्करा बहुत ज़्यादा होने लग जाती है क्योंकि इंसुलिन नहीं है। इंसुलिन हमारे शरीर में कौन बनाता है, इंसुलिन हमारे शरीर के अंदर बनाता है पैंक्रियाज। अब इनका पैंक्रियाज क्या नहीं बना पा रहा है, इंसुलिन नहीं बना पा रहा। इस अवस्था में इस एक्स व्यक्ति को डॉक्टर के द्वारा हिदायत दी गई। डॉक्टर ने बोला कि भाई आपको हम क्या करेंगे, आपकी बॉडी तो इंसुलिन बना नहीं रही है, तो हम आपको बाहर से क्या देंगे, इंसुलिन देंगे। यानी कि हम आपको इंसुलिन के इंजेक्शन देंगे, उससे आपकी बॉडी में बाहर से क्या जाएगा, इंसुलिन जाएगा। अब कैसे बनाएं? तो हमने क्या देखा कि ऐसे बहुत से मवेशी या जानवर है, स्लॉथर हाउस जहाँ पे कटाई होती है ना, बूचड़ खाना, वहाँ पे जैसे गाय वगैरह, ये सब के अंदर भी इंसुलिन बनता है। और हमने किसको देखा, हम बूचड़ खाने में गए और बूचड़ खाने में हमें कौन मिला, सूअर। सूअर भी जो होता है इसके भी पैंक्रियाज में क्या बनता है, इंसुलिन बनता है। हमने क्या किया, पहले तो सूअर के ऊपर अपना फोकस किया, पहली बात हो। दूसरी बात, हमने कहा कि हम कौन सा जीवाणु लें, तो हमने यहाँ पर एक जीवाणु लिया, कौन सा, ई कोलाई। अब हमने क्या किया, ये जो सूअर के पैंक्रियाज थी, इस पैंक्रियाज की कोशिका में से इंसुलिन बनाने वाली जो जीन थी उसे निकाला। मान लीजिए ये रहा वो डीएनए, और उसे अब हमें किस में डालना है, इस बैक्टीरिया में डालना है। तो हम ई कोलाई बैक्टीरिया लेकर आए। अब जीवाणु छोटे से होते हैं, ये रहा आपका जीवाणु और ये रहा इस जीवाणु का ये डीएनए। इस डीएनए के अंदर हमने ये जो जीन थी, इस जीन को क्या कर दिया, स्थानांतरित। तो क्या हुआ भाई, इसकी वजह से कुछ ऐसा हुआ, ये लीजिए, ये देखिए, ये जीन कहाँ पर आ गई, ये जीन इसके अंदर भी आ गई। अब जब ये ई कोलाई जीवाणु क्या करेगा भाई, जीवाणु की तो क्या होती है, प्रकृति होती है कि वो विभाजन करता रहता है। तो ये जब अपने नंबर बढ़ाएगा तो उसके साथ साथ में ये जो डीएनए है ये भी बढ़ता चला जाएगा। और ये डीएनए यानी ये जीवाणु अब क्या बनाएगा, इंसुलिन। उस इंसुलिन को बहुत सारी और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हम छोटी छोटी डिब्बियाओं में भरेंगे और इंजेक्शंस की फॉर्म में निकाल कर, छोटी छोटी कांच की डिब्बियाँ देखी है, तो ऐसे एक बार में नहीं हो जाती है। लैब के अंदर इन ई कोलाई बैक्टीरिया अपने अंदर से क्या सिक्रीट करेगा या क्या स्त्रावित करेगा, ये ई कोलाई जो जीवाणु है अपने अंदर से इंसुलिन का स्त्रवण करेगा या इंसुलिन बनाएगा, क्योंकि इसके डीएनए के पास वो जीन आ चुकी है। उस इंसुलिन को हम लेंगे, उसे प्योरीफाई करके इंजेक्शंस में बनाकर शीशियों में भर के हम क्या करेंगे, मार्केट में भेजेंगे, जिसमें सिरिंज के थ्रू आप बॉडी जो भी आपका व्यक्ति है जो कि डायबिटिक है उसको क्या कर दिया जाएगा, इंजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि उसकी बॉडी खुद तो इंसुलिन बना नहीं रही। लेकिन देखिए, सूअर का इंसुलिन यानी कि सूअर का डीएनए हमने लिया, उसके डीएनए से हमने ई कोलाई में इंसुलिन बनाई है और उस इंसुलिन को फिर हम कहाँ डाल रहे हैं, डायबिटिक पेशेंट के अंदर डाल रहे हैं। तो देखिए बायोटेक्नोलॉजी हमारे लिए कितनी उपयोगी निकली, क्योंकि आज देखा जाए तो हर 10 में से 2 आदमी को क्या है, डायबिटीज़ है। तो ये डायबिटीज़ का इंसुलिन बना देना तो हमारे लिए वरदान हो गया। मैं आपको बता भी दूँ, सबसे पहले अमेरिकन कंपनी थी एक, मैं उसका नाम बोल रही हूँ, एली लिली करके, हाँ एली लिली करके कंपनी थी जिसने सबसे पहले क्या बनाया था, बैक्टीरिया के थ्रू, स्लॉथर हाउस के अंदर पिग से क्या बनवाया था, इंसुलिन बनाया था। हालांकि आज आप और आगे पढ़ेंगे टेक्नोलॉजी के अंदर कि आजकल हम इस सूअर के थ्रू बनाए गए इंसुलिन को नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने बायोटेक्नोलॉजी में हमारे डीएनए में चेंज करके ही इंसुलिन बनाने वाला डीएनए निकाल लिया है। चलिए अब देखते हैं, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए,
ये यहाँ पर हमें क्या कहना चाह रहा था कि आपने बैक्टीरिया, यहाँ पे क्या किया गया, उदाहरणतः मानव में इंसुलिन उत्पादन को कोडित करने वाली जीन को ई कोलाई बैक्टीरिया में स्थानांतरित करके उत्पादित इंसुलिन का मधुमेह के उपचार में उपयोग हो रहा है। और देखिए और क्या हो रहा है, आनुवांशिक स्तर पर रूपांतरित तंबाकू। हाँ बेटा, हमारे जो तंबाकू थी इसको क्या होता था, कुछ जीवाणु बहुत ज़्यादा क्या करते, कुछ वायरस इसे क्या करते थे, जीवाणु इसे क्या करते थे, रोग जनित कर देते थे, तो उसे बचाया हमने इनमें। तो तंबाकू में पहली बार 1983 में जीवाणु का एंटीबायोटिक रोधिता का जीन स्थानांतरित किया गया और उससे हमारी तंबाकू क्या होने लग गई, बचने लग गई। और देखिए पहला पुनर्योजन डीएनए, पुनर्योजन डीएनए यानी दो अलग अलग जीवों के डीएनए को आपने क्या किया है, मिलाकर एक नया डीएनए बनाया है। पुनर्योजन डीएनए पॉल बर्ग, ये आप लोगों को बच्चा याद रखना होगा। देखिए ये सारे एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए, तंबाकू वाला, ठीक है, इकोलाई इंसुलिन वाला। और पहला पुनर्योजन डीएनए पॉल बर्ग ने 1972 में बनाया था, है नहीं है। चलिए स्टॉनले कॉह ने, ये देखिए इतिहास तो हमें याद होना चाहिए, एवं हर्बर्ट बॉयर ने 1973 में पहली बार सफल पुनर्योजन डीएनए जीव बनाया। तो पुनर्योजन की शुरुआत तो पॉल बर्ग ने करी थी, लेकिन हर्बर्ट बॉयर ने सबसे पहले 1973 में इस पूरी प्रोसेस को बिल्कुल सक्सेसफुल कर दिया। जिस जीव में इस डीएनए का पुनर्योजन किया गया वो जीव आगे क्या किया, वृद्धि किया। ठीक है, चलिए अब देखिए, अगर हम इसका सामान्य परिचय देखें तो सामान्य परिचय के अंदर बेसिकली देखिए जीन बायोटेक्नोलॉजी के अंदर एक नई ब्रांच और है, एक ब्रांच और आती है जिसे हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। बिल्कुल सही बात है, जेनेटिक इंजीनियरिंग इसकी वो ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं भाई, जीन के अंदर चेंज कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं। तो ये कौन करते हैं, इंजीनियर करते हैं। तो इसे हमने क्या कह दिया, जेनेटिक इंजीनियरिंग कह दिया। तो देखिए आनुवांशिकी अभियांत्रिकी में किसी भी जीव में लैंगिक प्रजनन के अतिरिक्त सीधे ही जीन को स्थानांतरित करना। देखिए अब तक तो हमें क्या पता था कि नर व मादा होते हैं जीन, अब तक हमें क्या पता था भाई, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक लक्षण, आनुवांशिकता को वहाँ कौन होता है, डीएनए होता है। और डीएनए के अंदर कौन होता है, डीएनए का खंड जब किसी आपके लक्षण को कंट्रोल कर रहा हो तो जीन, है ना। तो अब तक हमें पता था कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक लक्षण यानी इनडायरेक्टली बोला जाए तो डीएनए लैंगिक प्रजनन के द्वारा क्या होता है, जाता है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब तक हमें यही पता था, लेकिन अब हमें क्या नई चीज़ पता चली है कि इसके अलावा और भी चीज़ें हैं। ठीक है, वो क्या है, आपको यहाँ पर नर व मादा को क्या करने की, नर व मादा युग्मक बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। बिना इनकी आवश्यकता के ही आप क्या बना दोगे, नया जीव बना, फिर युग्मनज बनता था, फिर जीव बनता था। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो क्या लेंगे, हम तो सेल लेंगे, ठीक है, और उसमें चेंज करवाएंगे और डलवा देंगे। हमें किसी तरह से लैंगिक प्रजनन की आवश्यकता ही नहीं है। सीधे ही आप क्या कर रहे हो, जीन को स्थानांतरित करोगे और यहाँ इसे क्या बोला गया, आनुवांशिक अभियांत्रिकी बोला गया। चलिए और आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ने जा रहे हैं, आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं, तो जीव के साथ साथ यहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। और जब आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत सारे औजारों की क्या पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे ही हमें यहाँ पर भी क्या पड़ने वाली है, कुछ औजारों की ज़रूरत पड़ने वाली है। देखिए इसके अंदर आनुवांशिक अभियांत्रिकी के संसाधनों में सबसे पहला जो औजार हमारे पास में आता है वो आता है न्यूक्लियेज एंजाइम। बेटा बहुत अच्छे से सुनिएगा, बहुत खास बात है इसके अंदर। आपके डीएनए, आपके आरएनए, इन सबको आप यहाँ पर क्या कहते हैं, आणविक पदार्थ कहते हैं। और ये न्यूक्लियेज एंजाइम जो होते हैं ना, ये इन आणविक पदार्थों को, डीएनए, आरएनए, इन सबको काटने का काम करते हैं। इसलिए न्यूक्लियेज एंजाइम को हम क्या कहते हैं, आणविक कैंचियाँ या कैंची भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये काटेंगे किसे काटेंगे बेटा, डीएनए को काटेंगे, आरएनए को काटने का काम करते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लिक अम्ल को काटते हैं। तो यहाँ पर न्यूक्लियस एंजाइम क्या है, ये किसको काटते हैं, न्यूक्लिक अम्लों को, न्यूक्लिक अम्लों को काटते हैं। और न्यूक्लिक अम्ल कौन से हैं भाई आपके पास में, आपके पास में दो तरह के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। एक है आप लोगों के पास में डीएनए और एक है आप लोगों के पास में आरएनए। तो डीएनए और आरएनए को काटने वाले जो एंजाइम है उन्हें हम कौन से एंजाइम कहते हैं, न्यूक्लियस एंजाइम, और इन्हें हम आणविक कैंची भी बोल सकते हैं। पहला औजार है।
अब ये न्यूक्लियस एंजाइम जो होते हैं हमारे पास में दो तरह के होते हैं। देखिए, एक तो हमारे पास में कौन सा होता है, एक तो हमारे पास में होता है एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम, एक हमारे पास में होता है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, और एक भैया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिसने हमारी दुनिया का रंग रूप ही बदल दिया, जिसने बायोटेक्नोलॉजी में हमारी बहुत ज़्यादा सहायता कर दी, उसमें आ जाता है हमारे पास में प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। चलिए देखते हैं हम इनके बारे के अंदर। देखिए, सबसे पहले एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम। एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए को कहाँ पर काटेगा, सिरों पर काटेगा। यानी कि मान लीजिए ये आपके पास में कौन उपस्थित है, ये रहा आपके पास में डीएनए। डीएनए इसी प्रकार से होता है भाई, सर्पिलाकार प्रकार का आपका डीएनए, दो खंडों से मिलकर बना हुआ। और जब डीएनए को ये यहाँ पे किनारों पे से क्या करे, काटे, तो ऐसे को अब देखो बाहर, एक्सो से समझो, एक्सो का मतलब होता है बाहर की तरफ से, तो डीएनए को या तो इधर से काट दे या इधर किनारों पे से या बाहरी छोरों से जब काट रहा है तो ऐसे एंजाइम को आप एक्सोन्यूक्लियस, देखिए बेटा सब वर्ड अपने आप को बायो में खुद बता रहे होते हैं। एक्सो वर्ड लिया गया है बाहरी किनारों से, न्यूक्लियस एंजाइम जो कि न्यूक्लिक अम्ल को काटेगा, डीएनए क्या है, न्यूक्लिक अम्ल है, और उसको कहां से काटेगा, ये बाहरी कोनों से काटेगा, आरएनए या डीएनए को। नेक्स्ट आता है आपके पास में एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम के बाद में यहां पर आएगा आपके पास में एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ये जो आपके पास में एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, ये क्या कर सकता है, ये रहा आपका डीएनए, वही द्विरज्जु डीएनए। इस द्विरज्जु डीएनए को ये बेसिकली क्या करेगा, कहीं बीच में से काटे, कहीं बीच में से, सिरों पे से नहीं काट रहा है, बीच में से काट रहा है, चाहे डीएनए को चाहे आरएनए को, तो उसे आप क्या कह देते हैं, उसे आप कह देते हैं एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। अब देखिए प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या होता है। पहली बात तो अगर एंडोन्यूक्लियस है, पहली बात तो हम क्या समझेंगे कि भाई अगर ये एंडोन्यूक्लियस है तो पहली बात तो ये डीएनए को कहीं बीच में से ही काटेगा, पहली बात तो ये समझ में आ गई। तो मैडम ये प्रतिबंध का मतलब क्या है, प्रतिबंध का मतलब बेटा ये ऑब्लाइज्ड है या प्रतिबंधित है कि ये बेसिकली क्या हो गया, डीएनए को किसी पर्टिकुलर जगह पर काटेगा, ऐसा नहीं कि कहीं से भी बीच में काट देगा। ये अपने डीएनए को काटने के लिए, किसी खंड पर काटने के लिए बड़ा विशिष्ट होगा और एक विशिष्ट जगह पर जाकर ही क्या करेगा, काटेगा, और उस विशिष्ट स्थान को आप क्या कहेंगे, प्रतिबंधित साइट कहेंगे, या आप उसे अभिज्ञान स्थल या पैलेंड्रोमिक या रिकॉग्नाइज, जिसको पहचान कर काटेगा, वो कहेंगे। तो देखिए प्रतिबंधित अणुओं को विशिष्ट क्षारक क्रम वाले, अब क्षार क्रम देखिए, अगर आप मेरे प्लांट ब्रीडिंग वाले चैप्टर में जाएंगे ना तो वहां पे मैंने आपको डीएनए का बेसिक बताया है कि जो आपका डीएनए होता है ना, इसकी पहले नंबर के कार्बन पर नाइट्रोजन क्षार जुड़े हुए होते हैं, और ये न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं ये सब आपस में भी फॉस्फोडाइएस्टर बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। तो इस तरीके से आपके पूरा एक क्या चल रहा होता है, नाइट्रोजन क्षारों के क्रम के हिसाब से चल रहा होता है, टी जी जी सी ए टी कुछ भी। तो ये जो आपके पास में प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है ना, ये डीएनए को बेसिकली क्या करेंगे, किसी विशिष्ट स्थान पर ही काटेंगे, और ये विशिष्ट स्थान क्या कहा जाएगा, अभिज्ञान स्थल कहा जाएगा। लेकिन एक खास बात होगी बेटा, इस विशिष्ट स्थान को, ये देखिए आपके पास डीएनए के दो खंड होते हैं इस प्रकार से, याद है कि नहीं, है मैंने आप लोगों को बताया था, नहीं आप लोगों ने पढ़ा है तो प्लीज प्लांट ब्रीडिंग या पादप प्रजनन वाले चैप्टर में जाकर एक बार देख लीजिए बच्चा। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि डीएनए के अंदर से 5' से 3' एक खंड होता है और 3' से 5' दूसरा रज्जु होता है। इस रज्जु के एक विशेष स्थान पर काटेंगे। होना क्या चाहिए, चाहे दाएं से बाएं पढ़े चाहे बाएं से दाएं पढ़े, ये खंड कैसा आना चाहिए, समान आना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मानो एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, यहाँ पर आपके पास में है जी जी सी सी। अब देखिए डीएनए के दोनों खंड एक दूसरे के संपूरक होते हैं, तो दूसरे वाले खंड पे सी की जगह क्या आएगा, जी जी सी सी। तो आप इसे दाएं से बाएं पढ़ें तो क्या आ रहा है, जी जी सी सी। इसे बाएं से दाएं पढ़ रहे हैं तो भी जी जी सी सी। तो दाएं से बाएं या बाएं से दाएं पढ़ने पर ये दोनों क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। ऐसे स्थानों को ये ढूंढता है और फिर वहां जाकर काटता है। और सुनिएगा, आपके पास में ये प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जिन्हें आप रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कहते हैं, ये सब विशिष्ट होते हैं। कोई जी जी सी सी वाली जगह पर काटेगा, कोई ए टी टी सी सी वाली जगह पर। यानी कि जो एंजाइम है ना, ये हमारे पास ऐसे बहुत तरह के हमारे पास में प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, जो डीएनए को भिन्न भिन्न अलग अलग विशिष्ट खंडों पर क्या करते हैं, काटते हैं। सिर्फ ये होना चाहिए कि जिस स्थान पर ये काटेंगे उस स्थान को आप पैलिंड्रोमिक साइट कहेंगे, जो कि उल्टे या सीधे दोनों। हाँ, तो हम लोगों ने क्या देख लिया, हम लोगों ने देख लिया एंजाइम्स, जो कि बेसिकली क्या कहे जाते हैं, आणविक कैंचिया भी कहे जाते हैं।
और आपकी बेसिकली किसके अंदर जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है या आपकी जो बायोटेक्नोलॉजी है, इसके अंदर जो आपके अणु है, ठीक है, जो आनुवांशिक अणु जैसे डीएनए और आरएनए, डीएनए हमारा आनुवांशिक अणु है, इन सबको काटने में क्या करते हैं बेटा, सहायता करते हैं। अब हम दूसरे, आप क्या पढ़ रहे हैं भाई, आप वापस से भूलेंगे नहीं चीज़ को, आप पढ़ रहे हैं आनुवंशिक अभियांत्रिकी के साधन पढ़ रहे हैं, वो टूल्स जिनके द्वारा आप क्या करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर अपने इच्छा के हिसाब से क्या करेंगे, दो अलग अलग डीएनए को पुनर्योजित करके कुछ नया बनाएंगे। और उसके लिए आपको क्या चाहिए, बहुत सारे साधन चाहिए, तो उसमें से हम न्यूक्लियोलाइज एंजाइम कर चुके हैं। तो न्यूक्लियस एंजाइम के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास में कौन सा एंजाइम निकल के आया, प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस, जिसे इंग्लिश में आप लोगों ने क्या बोला है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ऐसे हमारे पास में बहुत से रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम प्रेजेंट है, जिनकी हम बात भी करेंगे, जैसे कि BAM-H1, HIND-3, SCA1। ये आपके कोर्स में इतने ज़्यादा नहीं है, नीट की जब प्रिपरेशन करते हैं बच्चे या प्री पीजी के लिए जाते हैं तो हम वहाँ पर बताते हैं। लेकिन प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की एक खास बात है कि ये क्या करते हैं, किसी विशिष्ट साइट पर ही क्या करते हैं, साइट पर डीएनए को क्या करते हैं, कट करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास में 40 तरह के प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, तो उनके लिए 40 भिन्न वो क्या है, स्थल होते हैं। और इन स्थलों को हम क्या कहते हैं, अभिज्ञान स्थल कहते हैं या रिकॉग्नाइजेशन साइट भी कहते हैं। इन स्थलों पे एक खास बात थी, वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि दाएं से बाएं, बाएं से दाएं पढ़ने पे दोनों क्या होंगे, समान। अब दूसरा साधन हमारे पास में कौन आता है, वाहक। क्या जरूरत है हमें इस वाहक की, देखिए बेटा, आप लोगों ने मान लीजिए ये आपके पास में दाता कोशिका है, जिससे आप क्या लेने वाले हैं, डीएनए लेने वाले हैं। ये रही कोशिका और ये रहा इस कोशिका के अंदर उपस्थित डीएनए, है नहीं है, ठीक है। और इधर आपके पास में क्या है, इधर आपके पास में ग्राही कोशिका है, जिसको इस दाता कोशिका से कोई विशिष्ट डीएनए का क्या चाहिए या विशिष्ट कोई जीन चाहिए। तो ये रही हमारे पास में यहाँ पर कौन, ये रही हमारे पास में ग्राही कोशिका। ठीक है बच्चा जी। अब मान लीजिए हमें डीएनए का ये वाला जो खंड है, ये वाला जो खंड है, इस पर हमारी इच्छित जीन उपस्थित है। तो इस वाले खंड को हम प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से, जिसे हम क्या कह सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, उससे कट करवाएंगे और इस डीएनए को कहाँ लेकर आ गए, इस खंड को निकालकर हम कहाँ लेकर आ गए, बाहर। बोलो कोई दिक्कत है। अब दाता कोशिका से जो हमें हमारा क्या मिला है, ऐच्छिक, जो हमें हमारी ऐच्छिक क्या मिली है, जीन मिली है, या फिर हमें क्या मिला है, हमारा ऐच्छिक डीएनए, या आप इसे क्या कह सकते हो, वाहक डीएनए भी कह सकते हो, क्योंकि यही तो है जो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाने वाला है, तो आप इसे वाहक डीएनए भी कहते हैं। इसे अब हमें क्या कहाँ लेकर जाना है, ग्राही कोशिका के पास लेकर जाना है। तो ग्राही कोशिका के पास ले जाने के लिए हमें यहाँ पर किसकी आवश्यकता पड़ने वाली है, हमें यहाँ पर आवश्यकता पड़ने वाली है वाहक। ये वाहक सामान्य तौर पर प्राकृतिक रूप से भी पाए जाते हैं, जो हमें हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुए कि हमें प्राकृतिक रूप से भी वाहक मिले, और हम कुछ कृत्रिम वाहक भी लैब के अंदर बना सकते हैं, जिनके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन वाहक, जिसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है, वेक्टर भी बोल सकते हैं, है नहीं है। और आपके घर में जब कोई पार्सल आता है तो उसे कुरियर सेवा द्वारा लाया जाता है, तो उसे कुरियर बोलते हैं या कैरियर भी बोल सकते हैं। तो इस वाहक को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, वेक्टर बोला जाता है, या फिर क्या बोला जाता है, कैरियर। तो ये जो हमारा ऐच्छिक जीन वाला डीएनए है, ये जो डीएनए, पहले हम इसे किस में डालेंगे, वाहक में। फिर वाहक बहुत सारे गुणन करके इसकी बहुत सारी कॉपी भी बना सकता है, और फिर उसके बाद में हम इसे कहाँ पर लेकर जाएंगे, ग्राही में। वाहक के पास ऐसी क्या खास चीज़ें हैं, ऐसी क्या खासियत है कि वो इसे लेकर जा रहा है दाता कोशिका से ग्राही कोशिका में। और ये वाहक कौन से हैं, प्राकृतिक वाहक कौन से हैं, कृत्रिम वाहक कौन से हैं, चलिए आज हम इनके बारे में भी बात करते हैं। तो देखिए वाहक क्या होते हैं, ये जीवाणु में पाए जाने वाले अणु। तो देखिए वाहक के अंदर सबसे पहला जो वाहक हमारे पास में आता है वो कौन आता है, प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड हमारे पास में सबसे पहला वाहक है। मैं इसे बहुत अच्छे से समझाऊंगी, पहले एक बार आप इसके लिए सिर्फ एक लाइन पढ़ लीजिए। ये जीवाणु में पाए जाने वाले अतिरिक्त गुणसूत्रीय क्या होते हैं, पदार्थ है। अतिरिक्त गुणसूत्रीय क्या है, ये पदार्थ हैं। तो देखिए कैसे, अब हम इसे थोड़ा अच्छे से समझेंगे ताकि आपको हर एक चीज़ बहुत बढ़िया समझ में आए। देखिए बेटा,
जो आपके पास में जीवाणु होते हैं, कौन होते हैं? जीवाणु, जिन्हें अंग्रेजी भाषा में आप लोग क्या बोल देते हैं बेटा? बैक्टीरिया बोल देते हैं। ये देखा गया कि इनकी जो कोशिका होती है वो किस प्रकार की होती है। इनके अंदर जो कोशिका होती है, पहली बात तो ये सभी कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं, यानी कि एक ही कोशिका है जो इनके अंदर सारे के सारे कार्यों को करती है। और दूसरी बात क्या आएगी बेटा? ये जो कोशिका होती है, ठीक है, इस कोशिका के अंदर ये किस प्रकार की कोशिका होती है? प्रोकैरियोटिक टाइप की कोशिका होती है। किस टाइप की? प्रोकैरियोटिक टाइप की। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है भाई? प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर क्या होता है? मान लीजिए ये आपके पास में जीवाणु कोशिका है। ये कौन है आपके पास में? जीवाणु कोशिका। तो ये इसकी कोशिका झिल्ली हो गई। कोशिका झिल्ली के चारों तरफ ये इसकी क्या हो गई? कोशिका भित्ति। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? तो हमें प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में ये बताया गया कि इस कोशिका में सुविकसित केंद्रक व झिल्ली आबद्ध कोशिकांग क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसे कोशिकांग जिनके चारों तरफ अपने खुद की झिल्ली भी हो। तो ये दोनों ही इसमें क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। तो ये सुविकसित केंद्रक का मतलब क्या है भाई? सुविकसित केंद्रक के अनुपस्थित होने का मतलब क्या है कि इनके अंदर इनका आनुवांशिक पदार्थ यानी कि डीएनए तो होगा, लेकिन उसके चारों तरफ केंद्रक कला नहीं होगी। तो डीएनए ऐसे ही धागे के रूप में ही कहाँ पड़ा रहेगा? कोशिका के अंदर पड़ा रहेगा। तो इनके अंदर कैसा डीएनए होगा? सर्पिलाकार डीएनए होगा। और ये सर्पिलाकार डीएनए के चारों तरफ केंद्रक कला क्या होगी? केंद्रक कला, या जिसे आप क्या कह सकते हो? केंद्रक झिल्ली। ये क्या होगी बच्चा? यहाँ पर इसके चारों तरफ अनुपस्थित होगी। ठीक है। दूसरी बात, कोशिकांग के नाम पर इसके पास में सिर्फ और सिर्फ कौन उपस्थित होंगे? राइबोसोम उपस्थित होंगे। मैम कोशिकांग तो नहीं होते, सही बात है, लेकिन झिल्ली आबद्ध कोशिकांग नहीं होते। राइबोसोम जो है वो झिल्ली रहित कोशिकांग है। तो इसके पास में कौन होंगे? 70S प्रकार के राइबोसोम होंगे। थोड़ा सा मैं इसके लिए आपको बेसिक बता रही हूँ ना, ताकि आप एक एक चीज़ को समझ सके। ये राइबोसोम यहाँ पर क्या करेगा? ये राइबोसोम यहाँ पर क्या करवाएगा? प्रोटीन संश्लेषण करवाएगा, है नहीं है? इसके अलावा इनकी कोशिका में कुछ छोटी छोटी क्या देखी जाएंगी? वायु रिक्तिकाएँ देखी जाएगी। तो और क्या उपस्थित होगी? वायु रिक्तिका। और साथ ही साथ के अंदर यहाँ पर क्या उपस्थित होगा? यहाँ पर उपस्थित होगा कोशिका द्रव्य। तो ये आपके पास में क्या आ गया? इस कोशिका में रखा हुआ कोशिका द्रव्य। अब प्लाज्मिड कहाँ है? देखिए, ये पहला वाहक जिसे आप क्या कह रहे हैं? प्लाज्मिड कह रहे हैं। ये आपको जीवाणु कोशिका में मिलता है। कहाँ मिलता है? सुनिएगा, ये जो आपकी जीवाणु कोशिका होती है, इसमें जो आपका सर्पिलाकार डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, इस आनुवांशिक पदार्थ की एग्जैक्ट बिल्कुल समान एक कॉपी उपस्थित होती है, जो कहाँ पे उपस्थित रहती है? आपके इस बैक्टीरिया के अंदर। तो देखिए, ये रहा आपका प्लाज्मिड। ये हम यहाँ पर क्या बना देते हैं? ये लीजिए, ये हमने क्या बना दिया? ये हमने बना दिया प्लाज्मिड। ये जो प्लाज्मिड है, फिर से मैं बता रही हूँ, देखिए आपके बैक्टीरिया में या जीवाणु कोशिका में जो भी आनुवांशिक पदार्थ है, जो सर्पिलाकार डीएनए है, उसी की एक और अतिरिक्त कॉपी, ये क्या है? ये प्लाज्मिड क्या है? अतिरिक्त कॉपी है। किसकी? डीएनए की। डीएनए की एक और या आनुवांशिक पदार्थ की एक अतिरिक्त कॉपी कहाँ पर उपस्थित होती है? बेसिकली इस बैक्टीरिया जीवाणु की कोशिका में उपस्थित होती है, जिसे हम क्या कह देते हैं? प्लाज्मिड। अब एक और बात सुनिए, देखिए आप सब लोगों को पता है कि डीएनए आपका हमारे किसी भी जीव का क्या है? आनुवांशिक पदार्थ है।
और आनुवांशिक पदार्थ की कुछ खासियत होती है, उनमें से एक खासियत ये है कि ये अपनी जैसी प्रतिलिपियां यानी अपनी जैसी कॉपीज खुद बनाता है, यानी कि डीएनए के अंदर प्रतिलिपिकरण पाया जाता है, अपने जैसे ही डीएनए बनाने की क्षमता पाई जाती है। तभी तो आपके जो छोटे जीवाणु या छोटे कोशिकाएं हैं वो क्या कर पाते हैं, द्विविभाजन कर पाते हैं। द्विविभाजन के अंदर क्या होता था भाई, आप सब लोगों ने देखा है, मान लीजिए इस तरह से ये जीवाणु कोशिका है, या हम विकसित कोशिका में भी एक कोशिकीय जीव देख ले, जैसे कि अमीबा यूकैरियोटिक होता है, विकसित है, लेकिन एक ही कोशिकीय होता है, पर हम जीवाणु का ही एग्जाम्पल लेते हैं। जीवाणु जब द्विविभाजन करते हैं तो आप अक्सर जब छोटी कक्षाओं में भी थे 9वीं 10वीं में, तो आप क्या बनाते थे, पहले इसके ऐसे जो डीएनए होता था ना, इसे ऐसे डबल कर देते थे, फिर धीरे धीरे इसकी कोशिका भी ऐसे संकुचित होती चली जाती थी, और कुछ समय के पश्चात आपके पास में 2 पुत्री जीवाणु कोशिकाएं क्या होती थी, उपस्थित होती थी, जिनमें अपना अपना क्या होता था, डीएनए होता था। तो ये क्यों हुआ, जब कोशिका बन रही थी तो इस डीएनए के अंदर ये जो आनुवांशिक पदार्थ है, इस डीएनए में स्व प्रतिलिपिकरण, अपनी खुद की कॉपी बनाने की, प्रतिलिपिकरण की क्या थी, इसके अंदर क्षमता थी, है या नहीं है। और सेम टू सेम क्षमता, एज इट इज क्षमता किस में पाई जाती है, प्लाज्मिड में। तो प्लाज्मिड भी डीएनए के भांति अपनी जैसी बहुत सारी कॉपीज बना सकता है। दूसरी बात सुनिएगा, देखिए, अगर मैं इस डीएनए को इस कोशिका से बाहर निकालूंगा तो कोशिका की मृत्यु हो जाएगी। क्यों मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि इस कोशिका का ये नियंत्रण केंद्र है, ये इस पूरी कोशिका की सभी रासायनिक क्रियाओं, सभी चयापचयी क्रियाओं, जितनी भी इसमें रासायनिक क्रियाएं चल रही है, उनको क्या करने का काम करता है, नियंत्रित करने का काम करता है। तो अगर मैं इसको ही निकाल दूंगी तो कोशिका को नियंत्रण करने वाला नहीं होगा, सारी रासायनिक अभिक्रियाएं गड़बड़ा जाएगी और धीरे धीरे कोशिका क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, जो प्लाज्मिड होता है, इसे आप कोशिका से आसानी से बाहर निकाल सकते हैं और इसके बाहर निकालने पर कोशिका को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो सोचिए, पहली बात तो प्लाज्मिड आनुवांशिक पदार्थ यानी डीएनए की क्या है, एग्जैक्ट कॉपी है, यानी इसकी भी वही सारी प्रॉपर्टीज़ है जो डीएनए की है, बस ये एक्स्ट्रा है। और कोशिका से बाहर निकालने पर भी इसका कोई कोशिका पर असर नहीं आ रहा, कोशिका कोई नुकसान नहीं हो रहा, ये अपनी जैसी खूब सारी क्या बना लेगा, प्रतिलिपियां भी बना लेगा। तो आसानी से हम इसे वाहक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं। जो भी हमारा क्या था, जो भी हमारा ऐच्छिक डीएनए था, अभी हमने यहाँ पर देखा था, ये देखिए, हाँ ये रहा, जो भी हमारा दाता कोशिका से मिलने वाली ऐच्छिक जीन थी, उसे हम इस वाहक के प्लाज्मिड के साथ में, ठीक है, जो प्लाज्मिड है उस वो क्या एक डीएनए है, उसके साथ में जोड़कर अपनी ग्राही कोशिका के पास क्या कर सकते हैं, आसानी से भेज सकते हैं। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो प्लाज्मिड की खास बातें हैं, पहली बात, ये जीवाणु कोशिका में मिलने वाला एक अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ है। दूसरी बात, अगर से आप कोशिका से बाहर भी निकाल देंगे तो कोशिका पर इसका कोई किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं आएगा। तीसरी बात क्या होती है कि अपनी जैसी क्या बना सकता है, प्रतिलिपियां बना सकता है, और इसी वजह से ये हमारे पास में क्या है, सबसे बेस्ट वाहक है। ठीक है, अब देखिए बेटा, आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब ये जो प्लाज्मिड होता है, इसके बहुत सारे क्या है हमारे पास में प्रकार भी है। ठीक है, कौन कौन से, देखिए थोड़ा सा मैं बताऊंगी, इसके बारे में भी ज़्यादा नहीं बताना है मुझे। देखिए, अगर आप प्लाज्मिड के प्रकार पढ़े तो प्लाज्मिड क्या है, आपकी जीवाणु कोशिका में पाए जाने वाले डीएनए की एक बिल्कुल एज इट इज कॉपी है। लेकिन कभी कभी इन प्लाज्मिड पर प्लाज्मिड पर मुख्य डीएनए की कॉपी के साथ साथ कुछ विशिष्ट जीन भी पाई जाती है। यानी कि डीएनए की एग्जैक्ट जो कॉपी है वो तो है ही, और कुछ और एक्स्ट्रा जीन भी है, उसकी वजह से इसके भिन्न भिन्न प्रकार हो जाते हैं। मैं ज़्यादा नहीं, आपको एक दो प्रकार ही बताऊंगी। जैसे कि सबसे पहला हमारे पास में आता है एफ प्लाज्मिड। एफ प्लाज्मिड में जो एफ है ना बेटा, इसका मतलब है फर्टिलिटी। फर्टिलिटी का मतलब होता है जो किसमें सहायता करेगा, जननक्षम। ठीक है, ये कैसा होगा, एक मिनट बच्चा, ये होगा आप लोगों के पास में जनन क्षम, यानी कि ये जनन की क्या रखता होगा, कैपेबिलिटी रखता होगा।
तो बेटा ये जिस भी जीवाणु में उपस्थित होगा, कौन सा प्लाज्मिड, एफ प्लाज्मिड, तो एफ प्लाज्मिड युक्त जीवाणु क्या करता है, उसे जनन क्षमता देता है, जनन क्षमता दर्शाता है। वो अपने जैसे क्या बनाएगा, जैसे हम जीवों में नहीं होता है, हायर ऑर्गेनिज्म में हम अपना डीएनए युग्मकों के रूप में देते हैं, तो वैसे ये भी क्या देगा, अपने जैसी और बहुत सारी कॉपीज बनवाएगा, जनन शब्द बनवाएगा, डीएनए को फर्टिलिटी देगा। दूसरा एक और सिम्बल, ये बड़ा खास है और ये ही हमारे बायोटेक्नोलॉजी में काम आने वाला है। इसे हम कहते हैं आर प्लाज्मिड, यानी कि प्रतिबंधित प्लाज्मिड या प्रतिरोधी प्लाज्मिड, क्योंकि आर का मतलब यहाँ पर है रेजिस्टेंस से। तो देखिए इसका मतलब क्या है, ये जिस जीवाणु में है उस जीवाणु में जो भी इसका आनुवांशिक पदार्थ है उसकी कॉपी तो इसके पास में है ही है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा ये क्या कर रहा है, एक और एक्स्ट्रा जीन रख रहा है, जिसकी वजह से इस जीवाणु को कुछ पर्टिकुलर आप क्या कह सकते हैं, एंटीबायोटिक से, ठीक है, क्या मिल जाएगी, सहायता मिल जाएगी। अब एंटीबायोटिक क्या होती है भाई, एंटीबायोटिक वो रसायन होते हैं जो कि जीवाणुओं को मारते हैं, ठीक है। तो आर प्लाज्मिड क्या करता है, विशिष्ट एंटीबायोटिक से जीवाणु को रोग, जीवाणु को प्रतिरोधकता प्रदान करता है, ठीक है, विशिष्ट एंटीबायोटिक से प्रदान करता है। इसकी वजह से आपका जो जीवाणु है उसके ऊपर जो कई बार WBC या एंटीबायोटिक्स असर नहीं डाल पाती। अगर आप इसका एक एग्जाम्पल समझना चाहते हैं तो समझिए, फॉर एग्जाम्पल आप क्या गए, आपको बुखार हो गया, अभी वायरल फीवर बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा, और आप डॉक्टर के पास में गए, डॉक्टर ने आपको दवाई लिख दी, ठीक है, कि ये ले लेना, ये ले लेना, ये ले लेना, और उसके बाद के अंदर बोल दिया कि भाई देखो 3-4 दिन बाद मुझे वापस से दिखाने के लिए आ जाना, 5 दिन का कोर्स है, आप इसे पूरा करो। और आपको बहुत तेज बुखार था, 101 डिग्री से आपको क्या था, बुखार था। अब आप क्या हुआ कि आपने दवाई ली, 1 दिन ली, 2 दिन ली, पर आप ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे, तो आप डॉक्टर के पास चले गए वापस से कि यार कैसे डॉक्टर हो आप, आपने कैसी दवाई दे दी मुझको, मैं तो बिल्कुल सही नहीं हो रहा हूँ, 2 दिन से आपके कहे अनुसार खाना खा रहा हूँ, आपके कहे अनुसार आराम कर रहा हूँ, और सबसे बड़ी बात आपकी दी हुई दवाइयों को ही मैं ले रहा हूँ। अब डॉक्टर क्या करता है, थोड़ा सा सोचता है, पन्ना पलटता है और दूसरी दवाई लिख के दे देता है। क्यों किया उसने ऐसा, देखिए हुआ क्या था, जिस भी बैक्टीरिया ने या जिस भी जीव ने आपको क्या किया है, संक्रमित किया है, बैक्टीरियल, मान लो आपको बैक्टीरियल संक्रमित है, उसके पास में क्या है, एक ये आर प्लाज्मिड है। मान लीजिए डॉक्टर ने जो आपको पहली दवाई लिखी थी, उस दवाई के अंदर जो एंटीबायोटिक थी, मान लीजिए जो एंटीबायोटिक थी, मार्केट में एक एंटीबायोटिक आती है बेटा, टेट्राएसाइलिन, ये थी, ठीक है, क्या ले दी आपको, टेट्राएसाइलिन दी थी। अब उन्हें पता चल गया कि अच्छा ये जो बैक्टीरिया ने इसे संक्रमित किया है उसके पास में आर प्लाज्मिड है, और वो आर प्लाज्मिड टेट्राएसाइलिन से क्या दे रहा है, इस बैक्टीरिया को बचा रहा है, क्योंकि उसके पास टेट्राएसाइलिन के लिए प्रतिरोधकता वाली आर जीन उपस्थित है। अब की बार उसने सॉल्ट को ही चेंज कर दिया, दवाई का जैसे ही उसने सॉल्ट बदला, तो जो आपको सेकेंड दवाई दी गई है, उस सेकंड दवाई के अंदर जो एंटीबायोटिक रखी गई है, मान लीजिए वो कौन सी एंटीबायोटिक है, एम्पीसिलिन है। तो ये जो एम्फीसिलिन है ये क्या करेगी, ये उस बैक्टीरिया को मार देगी, क्योंकि उस बैक्टीरिया के पास आर जो प्लाज्मिड था वो उसे टेट्राएसाइलिन से क्या दे रहा था, प्रतिरोधकता दे रहा था। तो यही तो मैंने कहा कि ये जो आर प्लाज्मिड होता है ये विशिष्ट एंटीबायोटिक, अलग अलग एंटीबायोटिक्स के लिए क्या करता है, हमारे बैक्टीरिया को प्रतिरोधकता देता है। ठीक है, अब देखिए, अब आप आइए बिल्कुल बेसिक के ऊपर, हम हर एक चीज़ के ऊपर वापस से जाते हैं। तो हम किसको देख रहे थे, हम देख रहे थे किसको, जीवाणु, प्लाज्मिड को। तो क्या बोला था मैंने, ये जीवाणु में पाए जाने वाले अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए, सही बात है, अतिरिक्त डीएनए गुणसूत्रीय पदार्थ है।
स्वायत्त रूप से पुनरावृत्त करता है, यानी अपनी जैसी कॉपीज खुद बना सकता है। ठीक है, ये बैक्टीरिया कोशिका के जीवित तथा वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं होते हैं। बिल्कुल सही बात है। इसलिए अगर हम प्लाज्मिड को बैक्टीरिया कोशिका से बाहर भी निकाल देंगे तो भी हम पर इसका कोई प्रभाव नहीं आएगा। इन्हें बैक्टीरिया से सरलता से अलग किया जा सकता है। ये वृत्ताकार होते हैं। इन पर कुछ विशिष्ट प्रतिबंध स्थल उपस्थित होते हैं जिन्हें प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस द्वारा विलगित करके वांछित जीन का क्या कर सकते हैं, निवेश। तो इसलिए तो आप वाहक के रूप में इस्तेमाल लेंगे, क्योंकि इनके ऊपर भी वो अनुबंध जगह, वो पैलेंड्रोमिक साइट उपस्थित है जहां पर आप कट करेंगे, इनका खुद का डीएनए तो हटवाएंगे और वाहक डीएनए को क्या कर सकते, आपके जो दाता जो आपका दे रहा है डीएनए, ऐच्छिक जीन है, उसे इसमें डलवाएंगे, पुनर्योजित डीएनए या प्लाज्मिड बनवाएंगे और इसे किस में डाल देंगे, ग्राही के अंदर डाल देंगे। चलिए अब हम आगे जाते हैं। हाँ, तो देखिए हमारे पास में बहुत सारे प्लाज्मिड है जो हमें ई कोलाई बैक्टीरिया से, ठीक है, जंतुओं के लिए मिलता है। ठीक है, इसके अलावा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेशियन जीवाणु का टीआई प्लाज्मिड तथा एग्रोबैक्टीरियम राइजोन्स का आरआई प्लाज्मिड। देखिए आरआई प्लाज्मिड क्या होता है, रेजिस्टेंस इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ठीक है, और टीआई प्लाज्मिड ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, जो कि गांठ को करवाएगा। ये रेजिस्टेंस इंड्यूसिंग प्लाज्मिड जो कि कुछ विशिष्ट आप कह सकते हो किसके लिए, प्रतिरोधी एंटीबायोटिक्स के लिए क्या देगा, रेजिस्टेंस देगा, यानी प्रतिरोधकता देगा। देखिए हमारे पास में एक बड़ा ही विशिष्ट प्रकार का प्लाज्मिड है जिसे हमने क्या कहा है, PBr322 बोला है। ये बहुत ही एक विशिष्ट प्लाज्मिड है। इस विशिष्ट प्लाज्मिड के अंदर क्या है, देखिए इस विशिष्ट प्लाज्मिड के पास में 2 प्रतिबंधित स्थल उपस्थित है, 2 रिस्ट्रिक्शन साइट उपस्थित है। ठीक है, जहां पर PS1 नाम का रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काट सकता है। ठीक, इसके पास में 2 प्रतिरोधी साइट्स उपस्थित है, यानी कि ये देखिए, तो ये जो आपको नजर आ रही है यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ, टेट्रा असाइलिन और एम्फिसिलिन। तो ये क्या है, यहाँ पर प्रतिरोधी साइट है, यानी कि इन दोनों की वजह से यहाँ पे कुछ डीएनए के ऐसे खंड है, नाइट्रोजन क्षारों के कुछ ऐसे क्रम है जिनकी वजह से ये वाला जो खंड है ये इसे एम्फिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक से क्या देता है, फायदा करवाएगा, है नहीं। देखिए हमारी बहुत हेल्प करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी में, आगे कैसे हेल्प करेंगे हम आपको बताएंगे। लेकिन ये एम्फिसिलिन, ये वाला जो यहाँ पे जितने भी नाइट्रोजन क्षार है उनके क्रम से एक ऐसी जीन बन रही है जो कि क्या करेगी, टेट्रा असाइलिन नाम की एंटीबायोटिक से इसकी क्या करेगी, मदद करेगी। तो ये तो बड़ी खास बात हो गई। ये PBr322 नाम का जो प्लाज्मिड है ये तो एम्फिसिलिन नाम की दवाई के लिए भी और टेट्रा असाइलिन नाम की दवाई या एंटीबायोटिक के लिए, दोनों के लिए क्या है, बेसिकली रिस्ट्रिक्शन या प्रतिरोधकता शो करेगा। साथ ही बात इसके ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध या आप कह सकते हैं ना अनुबंध क्या है, स्थल उपस्थित है। प्रतिबंध नहीं बोलेंगे हम, इन्हें अनुबंध स्थल बोलेंगे, रिस्ट्रिक्शन साइट्स जिन्हें हमने कहा था। तो यहाँ पर क्या है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन साइट उपस्थित है। बेटा इसको समझिए, रिस्ट्रिक्शन साइट जहाँ पर एंडोन्यूक्लियस एंजाइम मिलता है। तो हम बहुत किस्मत वाले निकले कि जहाँ पर प्रतिरोधी साइट उपस्थित थी वहीं पर हमें क्या मिल गई, प्रतिबंध स्थल भी मिल गए। जहाँ प्रतिरोधी साइट थी वहीं पे हमें क्या मिल गए, प्रतिबंध स्थल मिल गए। यानी कि ये जो डीएनए के खंड थे ये इन दोनों एम्फिसिलिन टेट्रा असाइलिन के लिए जीन की तरह काम कर रहे थे, इनसे प्रत्युत्तर देते थे। वहीं पर हमें ऐसे कुछ डीएनए के क्या मिले हैं, नाइट्रोजन क्षारों के क्रम मिले हैं जहाँ पर PST1 नाम का रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, प्रतिबंधित न्यूक्लियस एंजाइम क्या कर सकता है, काट सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप ये समझ लीजिए ना, मान लिए ATG, मान लीजिए एक मिनट हम इसको ऐसे चलते हैं थोड़ा सा। हम ये वाला स्तर, टेट्रासाइलिन वाला स्तर निकाल कर कहाँ ला रहे हैं, बाहर। ये रहा हमारा डीएनए। मान लीजिए ये ATG, ये आपको रंग इसमें मिक्स हो जा रहा है, 1 मिनट के लिए। हाँ जी, मान लीजिए इस जगह पर जो क्रम है वो कुछ इस प्रकार से है। ओहो, ये पेन बड़ा वो कभी कभी परेशान कर देता है। यहाँ पर है ATGGCC GCGTA। ठीक है बेटा, ऐसे चल रहा है। मान लीजिए AGGCCT,
ये जो है ये वो नाइट्रोजन क्षार है जो क्या करता है, ऐसी प्रोटीन के लिए कोड देता है जो कि एम्फीसिलिन के लिए प्रतिरोधकता वाले क्या बनाती है, रसायन बनाती है, यानी कि टेट्रासाइलिन के। तो अगर इस व्यक्ति को अगर इस किसी जीवाणु में जिसमें ये प्लाज्मिड उपस्थित है, उस जीवाणु ने किसी व्यक्ति को संक्रमित कर दिया और उसे आप क्या दे रहे हो, टेट्रासाइलिन वाली क्या दे रहे हो, जीन दे रहे हो, दवाई दे रहे हो, तो उस पर असर नहीं करेगी। लेकिन बड़ी खास बात और निकली, ये वाला जो खंड था, मान लीजिए ये वाला खंड, इस वाले खंड को सेल वन नाम का प्रतिरोधक एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है, कट करता है। इतने हिस्से को वो कट भी कर सकता है और यहाँ पर हम अपना दाता जो डीएनए उसे यहाँ पर जोड़ सकते हैं। तो देखिए हमें तो दो फायदे हो गए प्लाज्मिड के अंदर। ये वाला खंड क्या कर रहा है, टेट्रासाइलिन के लिए भी प्रतिरोधकता दे रहा है और ये वाला जो खंड है इसके ऊपर प्रतिबंधित स्थल भी उपस्थित है। तो सोचिएगा ये आपकी आगे बहुत बहुत सहायता करने वाले हैं जब आप इसे बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ करेंगे। कैसे सहायता करेंगे ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन थोड़ा सा एक बार आपको आइडिया दे देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये हम इस पे आते हैं, हमारे इस पर, ठीक है, ये वाहक है। इस वाहक के डीएनए में मैंने क्या किया, ये मेरे पास में प्लाज्मिड है, ये क्या है मेरे पास में प्लाज्मिड, थोड़े खंडों में बनाती हूँ ताकि मैं उसे हटा सकूँ, है ना। तो ये मेरे पास में क्या है, प्लाज्मिड है या नहीं है, थोड़ा सा खंडों में बना रही हूँ ताकि मैं हटा सकूँ इसको, है ना। अब क्या हुआ, इस प्लाज्मिड के अंदर ये वाला हिस्सा टेट्रासाइलिन के लिए, यानी कि टेट्रासाइलिन नाम के एंटीबायोटिक के लिए प्रतिरोधकता दे रहा था। साथ ही साथ क्या था, यहाँ पर वो वाले नाइट्रोजन क्षार भी उपस्थित थे जिनको क्या करता था, सेल वन नाम का एंजाइम काट सकता था। बोलो बात समझ में आई। अब क्या हुआ, आपने तो क्या किया, अपना ऐच्छिक डीएनए, ये जो क्या है, ये आपकी ऐच्छिक जीन है, आप क्या करें, इस ऐच्छिक जीन को लेकर आए, है या नहीं है, और साल वन से आपने इसको क्या कर दिया, कटवा दिया। तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, कटकर चला जाएगा। तो ये वाला हिस्सा कटकर यहाँ पर चला गया और जो आपकी ऐच्छिक जीन थी, आपने इस ऐच्छिक जीन को यहाँ पर क्या कर दिया, डाल दिया। अब यहाँ पर ऐच्छिक जीन आ गई है तो टेट्रासाइलिन वाली जीन क्या हो गई है, चली गई है और आपका ये पुनर्योजी डीएनए, भाई प्लाज्मिड क्या डीएनए तो एक तरीके से, तो पुनर्योजी डीएनए वाला वाहक बनकर क्या हो गया, तैयार हो गया। अब अगर आप इसे टेट्रासाइलिन एंटीबायोटिक देंगे तो उसके हिसाब से ये प्रतिरोधकता अब नहीं दर्शा पाएगा, क्योंकि टेट्रासाइलिन वाली जीन तो इसमें से हट चुकी है, क्योंकि किस्मत से उसी जगह पर सेल वन के जो प्रतिबंधित क्या थे, स्थल थे, वो भी वहीं पर थे। तो सेल वन ने वहां से काटा और वो टेट्रासाइलिन वाली जीन भी चली गई। आपने आपका डीएनए बना लिया, पुनर्योजी डीएनए। अब आपका पुनर्योजी डीएनए बना है कि नहीं बना है, इसे आप टेट्रासाइलिन के द्वारा चेक करके देख लेंगे, क्योंकि आपको इतना तो पता था कि यहीं पर टेट्रासाइलिन वाली जीन भी है। अब अगर पुनर्योजी डीएनए बना होगा तो ये जीवाणु को टेट्रासाइलिन से क्या नहीं देगा, प्रतिरोधकता नहीं देगा और जीवाणु की वृद्धि क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, क्योंकि वो एंटीबायोटिक इसकी वृद्धि को क्या कर देगी, रोक देगी। यही तो करती है एंटीबायोटिक्स। तो इस तरीके से ये हमारे लिए क्या निकला, बहुत बहुत ज़्यादा उपयोगी निकला। तो इस तरीके से PBr32 पर तो बहुत सारे प्रतिबंधित एंजाइमों के प्रतिबंधित स्थल उपस्थित थे, जैसे कि BAM-H1 के लिए, E-COR1 के लिए, HIND3 के लिए, E-COR1 के लिए और PS2 इन सब के लिए, ठीक है। अब देखिए मैं आपको क्या बताऊंगी, अब मैं इसका नॉमेनक्लेचर भी आपको बताऊंगी कि आप प्लाज्मिड का नामकरण कैसे करते हैं, लेकिन आज यहाँ तक के लिए थैंक यू सो मच। तब तक बने रहिए हमारे साथ में।